नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 1, जो एक कविता है जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। छायावादी युग क्या होता है? छायावादी युग में प्रकृति से संबंधित कविताएं बनती है, यानी उन जिन कविताओं में प्रकृति की संबंधित तत्वों का या अवयवों का प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है, वे कविताएं छायावादी युग में मानी जाती है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि माने जाते हैं और उससे संबंधित ही कविताएं लिखी हैं। तो ठीक है, अब हम आज की कविता पढ़ते हैं ध्वनि। लेकिन कविता पढ़ने से शुरू करने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे। एक शब्द है वसंत, जो मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, लिखता हूँ वसंत। सभी को पता है वसंत हमारी पुस्तक का नाम भी है, तो इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। क्या होता है वसंत? वसंत, तो देखिए वसंत के बारे में समझते हैं। अब ये वसंत एक ऋतु है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती है, और उनमें से एक ऋतु है वसंत ऋतु, जो सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है, और इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वसंत ऋतु का समय आता है तो प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता लिए हुए होती है, यानी पूरी सुंदरता छाई होती है। पेड़ पौधों पे नए नए पत्ते निकलते हैं, फूल खिलते हैं, हर चीज़, हर तरफ हरियाली छाई होती है, और मतलब एक सुंदर वातावरण का निर्माण होता है। इसीलिए वसंत ऋतु एक अच्छी ऋतु या इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। अब इससे पहले, वसंत ऋतु से पहले पतझड़ का समय होता है। पतझड़ के समय में सब कुछ रूखा सूखा होता है, पेड़ों के पत्ते या पौधों के पत्ते सभी गिर जाते हैं, सूख कर नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है, और उसके आगमन के साथ ही पूरा वातावरण सुंदर और खुशनुमा बन जाता है। तो वसंत ऋतु का अर्थ आपको समझ में आया होगा, और एक प्रकार से प्रकृति में नयापन आ जाता है और नए जीवन का संचार होता है। तो कवि भी इसमें इसको अपने जीवन से जोड़कर, अपनी कविता से जोड़कर कविता का निर्माण किया है। तो अब हमें वसंत का अर्थ समझ में आया, अब हमें कविता भी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखें आगे। प्रकृति को एक साधन के रूप में प्रयोग किया है कवि ने, और प्रयोग करके युवा वर्ग को लक्ष्य करके, यानी युवा वर्ग को लक्ष्य करके उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है कवि ने। प्रोत्साहित या प्रेरित करने का प्रयास किया है, यानी उसको एक समाज को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की है, और विशेषकर युवा पीढ़ी को, और आज युवा वर्ग को बताया है। तो कविता के माध्यम से बताते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक मैं युवा वर्ग को प्रोत्साहित नहीं कर देता, ये समाज को उन्नति के रास्ते पर लेकर नहीं चला जाता, जब तक मेरा कभी अंत नहीं होगा। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये कवि ने कहा है कि मेरा तब तक अंत नहीं होगा जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। और कवि का लक्ष्य क्या है? कवि का लक्ष्य है युवा वर्ग को प्रोत्साहित करना, उन्नति की ओर ले जाना, और समाज को उन्नत करना, यही कवि का लक्ष्य है। तो चलिए पढ़ते हैं, इसमें सब चीज़ें आएंगी, समझेंगे। ठीक है, तो देखें।
अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मर्दुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कह रहा है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, यानी मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तो उसने लक्ष्य, अभी तो उसमें जोश और उमंग आया है और उसके जीवन अभी तो उसके जीवन में जोश आया है और वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। तो जिस आगे देखो, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी मृदुल यानी कोमल, यानी मेरे जीवन में अभी तो मृदुल वसंत, कोमल वसंत आया है, वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार पर्यावरण में वसंत ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी वसंत रूपी शिशु का या वसंत रूपी जोश या उमंग का आगमन हुआ है। यानी ये सब चीज़ें अभी आए हैं और इसीलिए कवि बोल रहा है कि ये तो अभी आए हैं, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा या अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे अभी तो मेरे लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, अभी तो मुझे समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाना है, आज के युवा वर्ग को उन्नत करना है, इसलिए मेरा अंत अभी संभव नहीं है। आगे देखो, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना सोपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। यानी हरे हरे यानी हरे रंग के, पात यानी पत्ते, डालियाँ पेड़ पौधे की जो डालियाँ होती हैं, कलियाँ, कली वह स्थिति होती है या वह स्थिति होती है जो फूल बनने से पहले होती है। कोमल गात यानी कोमल यानी मतलब सॉफ्ट, गात यानी शरीर, मैं ही अपना सोपन मृदुल कर, कर यानी हाथ, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित मतलब जो नींद में होती है, कलियां फूल से पहले की स्थिति, फेरूंगा तो क्या होगा, उन वो कलियां फूल बन जाएंगी। जगह एक प्रत्युष मनोहार, यानी सुबह एक सवेरा हो जाएगा। प्रत्युष मतलब प्रातःकाल, या एक तरफ से दूसरे अर्थ में इसको देखें तो इसका अर्थ होता है आशा। मनोहर यानी सुंदर। तो देखें, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, जिस प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु के आने से चारों तरफ एक नयापन छा जाता है, जीवन में एक नई उमंग का संचार होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार नाजुक शरीर लिए कलियां, डालियां और डालियां और कलियां सुंदर रूप में खिल जाती हैं और चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता व सुंदरता दिखाई देती है। वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर, कवि बता रहा है कि वैसे ही ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है और चारों तरफ हरियाली आती है, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में समाज में चारों तरफ यश फैलाना चाहता हूँ, यानी अच्छी चीज़ों का संदेश देना चाहता हूँ। वह अपने सौपन भरे कोमल हाथों को, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहार, यानी कवि अपने सौपनों से भरे कोमल हाथों को, यानी सॉफ्ट हाथों को, कर यानी हाथ, अलसा ही कलियों पर फेर कर उन्हें सुबह होने का संदेश देता है। यानी कलियों पर जब वो हाथ फेरता है तो वो सुबह होने का संदेश देता है और सूरज के आने पर वो कलियां फूल बन जाती है। तो कलियों पर क्योंकि जब सुबह सूरज निकलेगा तो कलियों को खुशी होती है कि वो खिलकर फूल बन जाती है, इसलिए वो उनको उन पर हाथ फेर कर कवि उनको सुबह होने का संदेश दे रहा है। जगह एक प्रत्युष मनोहार, यानी कि अब अर्थात अपने जीवन का आलस्य और निराशा, बाधाओं को दूर भगाना चाहता है। कवि दूर भगाना चाहती है ताकि नए कार्यों का उदय हो सके, नई उन्नति आ सके, नया सवेरा हो सके, नया समाज बन सके। यही कवि का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखो,
पुष्प, पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प यानी फूल, तंद्रालस यानी नींद से उत्पन्न आलस है। लालसा खींच लूँगा मैं, इच्छा अपने जीवन का अमृत शहद सींच दूंगा मैं। शहद यानी खुशी के साथ, सींचना मतलब तर करना, किसी चीज़ को पानी देना, है ना। अमृत सभी को पता है, अमृत। ठीक है, आगे देखो। तो ये है, तो इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि उनंदी से भरी, जिस प्रकार नींद में होती है, फूल नींद में होते हैं, तो फूलों की उनंदी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहता है कवि, बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। अर्थात कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है, यानी समाज को एक उन्नत मार्ग की ओर ले जाना चाहता है, समाज का विकास करना चाहता है। और आज के युवा वर्ग को बताना चाहता है कि आलस्य छोड़कर सभी को मेहनत की ओर अग्रसर होना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, और यही बताना कवि का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद देखो, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी द्वार यानी दरवाज़ा, यानी रास्ता, दिखा दूंगा उनको। अनंत यानी जिसका कभी अंत नहीं होता है, और अंत किसका नहीं होता है? फूलों का, क्योंकि फूलों का अंत नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? क्योंकि वो हमेशा अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं। जैसे फूल बनते हैं, फिर उसका जब वो मुरझा जाते हैं, फिर उसका वापस बीज बन जाता है, और फिर उस फूल के बाद उसका फल बन जाता है, फिर फल में वापस बीज बन जाता है, और बीज से वापस पौधा लगकर वापस कली बनकर फूल बन जाता है। इसलिए वो हमेशा चिरकाल आयु तक, लंबी आयु तक बने रहते हैं। उसी प्रकार कवि भी आलस्य को छोड़कर यानी और नई शक्ति के साथ सफलता प्राप्त करना चाहता है। कवि कहता है कि अंत अभी बहुत दूर है, उसके जीवन में बहुत कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक फूल से उसका आलस्य और प्रमाद छीनकर उसे चिरकाल तक खिले रहने की आशा करता है या करना चाहता है, ताकि वह अपनी आभा को, जिस प्रकार फूल अपनी आभा को बिखेरते रहे, उसी प्रकार नवयुवक या युवा वर्ग या आज के समाज भी अपनी जीवन और कर्तव्य भावना को बनाए रखे। इस प्रकार से कवि अपने चारों तरफ अपने यश को फैलाना चाहता है। और जिस प्रकार वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के माध्यम से युवा वर्ग को और समाज को अनंत समय तक उन्नत करना चाहता है, यानी उनको विकास करना चाहता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत कुछ कार्य करना है। और जब तक मेरा, कवि बता रहा है कि जब तक मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक मेरा अंत नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, समझ में आई होगी। अब आगे देखें तो इसकी क्वेश्चन हैं, प्रश्न उत्तर जो आपको करने हैं, समझने हैं। एक बार थोड़ा मैं बता देता हूँ। कवि को ऐसा विश्वास, पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो देखें, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी वसंत आया है। उसके जीवन में जिस प्रकार अभी वसंत आया है, उसी प्रकार वसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है, वैसे ही उसका मन भी जोश और उमंग से भर गया है। इसलिए वह समाज में जीवन में नए नए कार्य करना चाहता है, और वसंत की भांति चारों ओर फैलकर अपने यश को फैलाना चाहता है, और आज के युवा वर्ग को उन्नत करना चाहता है, प्रोत्साहित करना चाहता है, समाज को प्रोत्साहित करना चाहता है। इसलिए कवि का अंत अभी नहीं होगा।
दूसरा देखो, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो कौन कौन सा प्रयास करता है? उनके ऊपर हाथ फेरता है और वो करता है ना। जैसे फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें सुबह होने का एहसास करवाता है और उनको स्पर्श करता है, स्पर्श करके उनके आलस्य और निराशा को दूर भगाने का प्रयास करता है और उनकी लंबी चिरकाल आयु तक खिले रहने के लिए प्रेरित करता है। और उसकी चाहत है, वह चाहता है कि फूल सदैव अपनी आभा और सौंदर्य की छटा वातावरण में बिखेरते रहें। यही प्रयास कवि करता है। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? यानी नींद और आलस्य को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहता है? कवि अपने हाथों की शुदा स्पर्श से पुष्पों की नींद व आलस्य मिटाकर उन्हें चुस्त, आभायमान और पुष्पित करना चाहता है। ऐसा करने का उसका उद्देश्य कि धरती पर जरा भी आलस्य ना हो, प्रमाद, निराशा, मायूसी का निशान तक ना रहे, इसलिए वह ऐसा करना चाहता है। वह हर और वसंत की भांति हरियाली, सौंदर्य, सुख और आनंद की अनुभूति चाहता है, इसलिए वह उनके आलस्य को हटाना चाहता है या दूर करना चाहता है। आगे देखो, आगे भाषा की बात है। इसमें जैसे कई अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे हरे हरे हैं, हरे हरे में पुनरुक्ति अलंकार होगा। और एक और आया था बीच में, पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति अलंकार है। और द्वार दिखा दूंगा में शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद है, हाँ, इसके बाद है नव जीवन का अमृत, इसमें रूपक अलंकार होगा, यानी नव जीवन रूपी अमृत, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। आगे देखो, इसमें पुनरावृत्ति हुई है, तो ये हमें देखने हैं। तो ये थोड़े ये पढ़ना है, भाषा की बात को पढ़ना है। इसमें विशेषण, सर्वनाम इत्यादि हैं, उनको थोड़ा समझना है। बाकी प्रश्न उत्तर हम कल की क्लास में करेंगे। प्रश्न उत्तर और भाषा की बात भी कल की क्लास में करेंगे। आशा है सभी को समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़ना है, और जो प्रश्न उत्तर करेंगे या तो मैं PDF में भेजूँगा, तो उसको अपनी क्लास वर्क नोट में करना है। और ये शब्दार्थ कुछ दिए हुए हैं, शब्दार्थ भी मैं भेज दूंगा, और ये नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।